अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपका फिज़िक्स टीचर सखावत अली। हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स को स्टार्ट किया हुआ है और उसका चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम उसका लेक्चर नंबर 8 देखेंगे और वो आपके पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। कि आपके पास एक सरफेस है, उस सरफेस के अंदर इनक्लोजिंग अ चार्ज एक चार्ज पड़ा है। कन्वेंशनली हमने ये चार्ज लिया, वो पॉजिटिव चार्ज है, यह भी आपने याद रखना है। एक क्लोज चार्ज लिया हुआ है, उसकी वजह से इस सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स स्टूडेंट्स आज हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लेकिन इससे पहले बाय डेफिनेशन हम फ्लक्स का एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, जो आज मैं अभी आपको दोबारा बताता हूँ। वो आपके पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो बराबर होता है E डॉट ए। ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ए इज अ वेक्टर एरिया, और आप इसको लिख सकते हैं ई ए कॉज ऑफ थीटा। ये जो स्टूडेंट फ्लक्स का फार्मूला है ना, ये उस वक्त वैलिड है जब आपकी जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट हो। ये उस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास जो सरफेस है वो फ्लैट तो नहीं है, वो तो सफ़ेद नमा है। ये सरफेस जो सफ़ेयर है, ठीक है। और सफ़ेयर की अगर सिंपल एग्जांपल देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कि सफ़ेयर होती है आपके पास जैसे फुटबॉल, नहीं फुटबॉल, ये वैसी सरफेस है, ठीक है। तो इस सफ़ेयर का फ्लक्स निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसमें इसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो सफ़ेयर है, इस स्फेयर को आपने छोटे छोटे पैचेस में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, तकसीम कर लेना है कि हर पैच जो इस स्फेयर की सरफेस पे बनेगा वो क्या होगा, फ्लैट होगा। और हर पैच का आप फ्लक्स निकालेंगे, उस फ्लक्स को आप ऐड करेंगे, वो टोटल फ्लक्स होगा वो आपके पास टोटल सारी की सारी सरफेस का आ जाएगा। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब एक हम सरफेस को कंसीडर करेंगे। कंसीडर किया हमने जिस सरफेस का रेडियस आर होगा और इसके अंदर इनक्लोजिंग का चार्ज एक हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और उस पॉजिटिव चार्ज की मदद से जितनी इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी उसकी मदद से हमने फ्लक्स निकालना है। तो ये फार्मूला लगाने के लिए हम इस फ्लक्स को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे, और वो जो पैचेस होंगे, वो जो पैचेस होंगे, वो जो पैचेस होंगे स्टूडेंट्स, वो एन टर्म तक हमने उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। एन टर्म तक वो 100 हो जाए, 200 हो जाए, 400 हो जाए, जितने भी हो जाए हम डिवाइड करेंगे। तो ये आपके सामने हमने एक पैच लिया है, ठीक है। इसी तरह हम इस पूरी सरफेस को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इन पैचेस के हवाले से फर्स्ट अगर पैच होगा, ठीक है, तो उसका जो एरिया होगा, वेक्टर एरिया, वो आपके पास क्या होगा, A1 डेल A1। अगर सेकंड पैच होगा तो उसके लिए स्टूडेंट एरिया क्या होगा, डेल A2। अगर थर्ड आपके पास पैच होगा तो उसके लिए क्या होगा, एरिया डेल A3। इसी तरह अप टू सो ऑन हमने इसको n पैचेस में डिवाइड किया है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, डेल AN, ठीक है। अब हर एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी क्योंकि हमने चार्ज रखा हुआ है। उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी फिर हर पैच में, वो फर्स्ट पैच के लिए आपके पास E1 होगी रिस्पेक्टिवली, सेकंड पैच के एरिया के लिए वो क्या होगी आपके पास E2 होगी, और थर्ड के लिए क्या होगी स्टूडेंट्स, E3 होगी। इसी तरह अप टू सो ऑन तमाम एंड पैचेस के लिए वो आपके पास क्या होगी, EN होगी। ये आपके पास जो हमने एंड पैचेस बनाए उनके एरियाज, वेक्टर एरियाज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं। अब हम इन सारे पैचेस के हवाले से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले हम निकालते हैं फर्स्ट पैच के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसके लिए निकालते हैं, फर्स्ट पैच के लिए। तो फर्स्ट पैच के लिए जरा देखिएगा, फर्स्ट पैच के लिए हम देखते हैं जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या, देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स E1 फर्स्ट पैच है बराबर E A कॉज ऑफ थीटा। E भी 1 होगा और स्टूडेंट A भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट पैच है तो दोनों टर्म क्या आ जाएंगी, फर्स्ट प्लस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड पैच होगा तो उसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास, सेकंड के लिए वो हो जाएगा phi E2
A2 cos ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट। और इसके अलावा अगर थर्ड पैच होगा, थर्ड पैच, उसके लिए जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा E3, और वो हो जाएगा A2 cos ऑफ थीटा। इसी तरह हमने n पैचेस बनाए हुए हैं, तो फ्लक्स भी हम कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, n पैचेस तक। तो n पैचेस का जो आपके पास n पैचेस का जो फ्लक्स होगा वो स्टूडेंट्स आ जाएगा phi En इज इक्वल टू En cos ऑफ थीटा। तो ये वो फ्लक्स है जो सारी इस पैचेस के जो हमने सरफेस के पैचेस बनाए थे इस सरफेस के, वो सारे हमने पैचेस के हवाले से कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसका टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो टोटल फ्लक्स के लिए इन सब पैचेस को हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो ऐड टोटल फ्लक्स फिर बराबर हो जाएगा आपका टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू phi E1 फॉर फर्स्ट पैच, फॉर सेकंड पैच, अप टू सो ऑन फॉर En। सारे पैचेस का जो फ्लक्स होगा हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो आगे अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं फ्लक्स की। देखिएगा phi आपके पास आ जाएगा, phi बराबर आ जाएगा phi E1 की वैल्यू चेक करते हैं। आपके पास क्या है, A1 cos ऑफ थीटा, तो वो आप पुट कर देंगे A1 cos ऑफ थीटा। इसी तरह दूसरे के लिए A2 cos ऑफ थीटा। इस तरह तीसरे के लिए आपके पास A3 cos ऑफ थीटा। और n के लिए जब आप वैल्यू पुट करेंगे वो क्या आएगा आपके पास An cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा। ये आपके पास सारे फ्लक्स के हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखें, अब हम बात करते हैं थीटा क्या है। जरा गौर कीजिएगा इस बात पे, यही इसमें काम की बात है स्टूडेंट। देखें, हर पैच जो है, हर पैच वो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। और आपको पता है जब फ्लैट सरफेस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया तो उस पर जो वेक्टर एरिया होता है वो हमेशा उस पर क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी फ्लैट एरिया के लिए क्या होगी, आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी, अलोंग नॉर्मल होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड क्यों है, क्योंकि हमने चार्ज जो लिया है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड होती है। इसीलिए वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और आपके पास थीटा की जो वैल्यू आएगी तमाम पैचेस के लिए वो आपके पास क्या देंगे, 0 डिग्री। और जब स्टूडेंट्स हम cos 0 पुट करते हैं वो आपको वैल्यू क्या देता है, 1। अब जहां जहां आपके पास cos होगा उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0, और cos 0 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, 1 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए आपके पास जो टोटल फ्लक्स होगा वो बराबर आ जाएगा A1 cos 0 तो 1 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे जब हम इसको। और इसी तरह A2 अप टू सो ऑन En, और क्या आ जाएगा An। ठीक है। अब देखें आपके पास एक और बात यहाँ पे, अब हम E की बात करते हैं स्टूडेंट। ये जो हमने इस सरफेस को, इस स्फीयर को n पैचेस में डिवाइड किया ना, n पैचेस में, तो हर पैच जो है इस चार्ज से सेम फासले पर है। आप फुटबॉल का अगर देखें ना, एक सफेयर होती है फुटबॉल की, अगर आप ऊपर वाली सरफेस को देखें तो वो चारों तरफ से सेंटर के लिहाज से इक्वल फासले पे होती है, तो उसको हमने पैचेस में डिवाइड किया है। ठीक है, अगर आप जहन में लाना चाहें इस बात को, तो वो जो पैचेस हैं वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, इस चार्ज से सेम फासले पर होंगे। अगर वो सेम फासले पर होंगे और वो साइज में भी एक जैसी होंगे तो इनमें गुजरने वाली इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी सेम गुजरेंगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हर पैच में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और फिर हम कहेंगे E1 बराबर E2 बराबर E3 अप टू सो ऑन En सारी की सारी किसके बराबर हो जाएगा, E के। यानी सारे पैचेस में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो यही जो हमारी इक्वेशन है ये वाली बन जाएगी आपके पास A1 प्लस A2 और अब प्लस An अप टू सो ऑन An, सॉरी A3 और E क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप E को कॉमन ले सकते हैं, तो E कॉमन आएगा तो बन जाएगा आपके पास डेल A1। ये मैं डेल लगाना भूल गया क्योंकि ये जो एरिया है इसको आप डेल
A1 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो सब के साथ डेल भी आप लगा सकते हैं, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा डेल A2 प्लस डेल A3 अप टू सॉन डेल A क्या आ जाएगा L। अब ये जो आपके पास ये सारे के सारे आपको पता है, ये जो है डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 अप टू सॉन डेल N, ये इस जो सफ़ेयर है उस सफ़ेयर के पैचेस के एरियाज है। तो इन सारे पैचेस का मिलाएं तो टोटल सफ़ेयर का एरिया बन जाएगा, और सफ़ेयर का जो एरिया होता है वो बराबर होता है आपके पास स्टूडेंट्स 4 पाई r का स्क्वायर। किसके बराबर होता है? सफ़ेयर का एरिया जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 पाई r के स्क्वायर के। और ये जो E है ये क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि हमारे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, इसलिए सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r का स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करते हैं तो बन जाएगा फाई टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r का स्क्वायर। और जो एरिया है टोटल, क्योंकि ये सारा टोटल एरिया किसका बन जाएगा? सफ़ेयर का, और सफ़ेयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है? 4 पाई r का स्क्वायर। अब r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो बराबर आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q, और साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। और ये होगा फ्लक्स आपके पास टोटल जो इस सफ़ेयर में से, इस सरफेस में से क्या होगा? पास होगा, जो सफ़ेयर में है आपके पास। और यानी अगर आपके पास कोई एक चार्ज पड़ा हो किसी सफ़ेयर के अंदर, ठीक है, किसी सरफेस के अंदर, तो उसमें जो टोटल फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है, वो फ्लक्स क्या होगा? 1/एप्सिलॉन नॉट Q के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1/एप्सिलॉन नॉट Q के, ठीक है। तो ये आपके पास स्टूडेंट फ्लक्स होगा। आगे हम देखेंगे कि ये जो फ्लक्स है, ठीक है, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और किन किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि आपका ये जो फ्लक्स है ये शेप और ज्योमेट्री, शेप और ज्योमेट्री जो होगी सरफेस की, उस पे ये डिपेंड नहीं करेगा। मसलन चाहे ये सर्कुलर नमा है, चाहे ये आप इसको क्या कर दें, ट्राइंगल बना दें, चाहे आप इसको कोई इर्रेगुलर शेप बना दें, ठीक है, जैसी मर्जी हो, जैसी मर्जी शेप हो, जैसी मर्जी इसकी बनावट हो, जैसी मर्जी सफ़ेयर की या सरफेस की क्या हो, ज्योमेट्री हो, तो ये फ्लक्स उस पर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि जितना वो सफ़ेयर में गुजरेगा उतनी इर्रेगुलर शेप या ट्राइंगल शेप में से भी गुजरेगा, क्योंकि उसके अंदर जो चार्ज है उस चार्ज की वजह से सारे पॉइंट से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, ठीक है। और ये फिर डिपेंड किस पे करता है? ठीक है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट इस चार्ज की वैल्यू। किस पे डिपेंड करता है? ये जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा? चार्ज पे। किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे। कि ये जो चार्ज है इसकी मैग्नीट्यूड पे, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी तो फ्लक्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और दूसरा नेचर ऑफ द मीडियम, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मीडियम। ये स्टूडेंट्स चीज़ें आपके पास MCQ में आती हैं। ये फ्लक्स जो है, अगर एक क्लोज सरफेस है उसके अंदर एक चार्ज पड़ा है तो फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता, ये MCQ आते हैं। और डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम मतलब ये जो सफ़ेयर, ये जो सरफेस है, ये जो चार्ज, इसको आपने किस मीडियम में रखा हुआ है? एयर में रखा हुआ है या किसी इंसुलेटिंग मीडियम में रखा हुआ है, या अंदर से ये स्फीयर होलो है, या अंदर से ये फील्ड है, तो उस लिहाज से ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट आज का हमारा ये जो लेक्चर था ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।